Hello guys, welcome to today's lecture, and in this video we are going to learn about relative lowering of vapor pressure. Guys, ये बस एक रॉल्स लॉ का एक्सटेंशन है और इसको समझना बहुत ही आसान है. तो guys, एक बार रॉल्स लॉ को हम रिवाइज कर लेते हैं. So let's say we have a solvent which is volatile and इसके अंदर अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करें तो उस केस में सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. So according to Raoult's law, the new vapor pressure, that is P1, will be equal to x1 into P01. Guys, है ना ये काफी आसान. तो बेसिकली नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड करने की वजह से हमारे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है. तो हमारे सॉल्वेंट का जो ओरिजिनल वेपर प्रेशर था, यानी कि जब वो अकेला था, that is given as P01, and यहाँ पे x1 is mole fraction of solvent. तो अभी इस स्लाइड में हमें यह देखना है कि व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो बेसिकली गाइस पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने से हमारा वेपर प्रेशर कम हो गया है. सो आई विल राइट ऑन द स्क्रीन P01 माइनस P1. तो बेसिकली गाइस हमारा ओरिजिनल वेपर प्रेशर था P01 और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा न्यू वेपर प्रेशर दैट इज P1. तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो कितने अमाउंट से कम हो गया है. नाउ गाइस, अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, यहां पे जो P1 है उसकी वैल्यू आप यहां ऊपर देख सकते हो. P1 की वैल्यू इज x1 into P01. तो इसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो दिस बिकम्स इक्वल टू P01 माइनस यहां पे जो P1 है इसके जगह हम लिखेंगे x1 इंटू P01. गाइस देखो ये बहुत ही आसान स्टेप है. हम बस क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो कितने अमाउंट से कम हो गया है. तो सॉल्वेंट का ओरिजिनल वेपर प्रेशर था P01 और अभी सॉल्वेंट का नया वेपर प्रेशर है आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एज P1. तो हम ये चेक कर रहे हैं कि P01 माइनस P1 की क्या वैल्यू होगी. तो यहां पे P1 के जगह we will write x1 into P01. अब गाइस राइट हैंड साइड में P01 को हम कॉमन ले सकते हैं. सो इट बिकम्स इक्वल टू P01 and inside the bracket 1 minus x1. तो बेसिकली गाइस राइट हैंड साइड पे P01 कॉमन है and inside the bracket we have 1 minus x1. अब गाइस एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो यहां पे सॉल्यूशन है उसके अंदर वी हैव टू कंपोनेंट्स. वन इज अ सोल्यूट एंड वन इज अ सॉल्वेंट. तो बेसिकली अगर हम इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे देन इट विल बिकम इक्वल टू 1. तो इसको मैं लिख के दिखा देता हूं. तो मैं ये बोलना चाहता हूं दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज एक्चुअली इक्वल टू 1. तो आप यहां पे देख सकते हो कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स है. एक है हमारा सॉल्वेंट और एक है हमारा सोल्यूट. तो सॉल्वेंट के लिए हम नंबर 1 यूज करते हैं जो मैंने आपको पास्ट के वीडियोस में बताया है. एंड देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि x1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बिकम इक्वल टू 1. अब यहां पे जो x1 है उसको हम राइट साइड में लेके चले जाएंगे एंड वी गेट द आंसर एज x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1. तो बेसिकली गाइस 1 माइनस x1 की जो वैल्यू है इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू x2. तो यहां पे जो हमारा इक्वेशन या कैलकुलेशन चल रहा था यहां पे 1 माइनस x1 यानी कि ये वाला पार्ट इसके जगह हम लिख सकते हैं x2. सो इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल राइट P01 minus P1 on the left hand side and this is equal to P01 into x2. देखो गाइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट अभी बनने वाला है. तो स्टार्टिंग से हमने अभी तक क्या किया है मैं आपको अच्छे से समराइज कर देता हूं. सबसे पहले गाइस अगर हमारा सॉल्वेंट अकेला होता तो उसका वेपर प्रेशर वाज P01. अब जैसे ही हम उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देंगे तो हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. दिस न्यू वेपर प्रेशर इज P1. तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ ये जो नया वेपर प्रेशर है दैट इज P1, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू x1 इंटू P01. अब हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं
कि हमारे जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो कितने से कम हुआ है, एंड देयरफॉर वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P01 माइनस P1। तो यहां P1 के जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया x1 इंटू P01, जो आप यहां ऊपर देख सकते हो, एंड उसके बाद आफ्टर टेकिंग P01 कॉमन हमारे पास है 1 माइनस x1। अब गाइस द एडिशन ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1। आसान भाषा में x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब गाइस यहां पे जो 1 माइनस x1 हमें मिला है उसकी वैल्यू विल बिकम इक्वल टू x2। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे एंड वी गेट द आंसर एज P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इज एक्चुअली इक्वल टू x2। देखो यार, ये जो P01 है इसको मैं लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में लेके आ गया, and through this I have received or found out an amazing concept, that is relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute। गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलो मैं आपको वापस से बताता हूं कि मैंने अभी क्या बोला। बेसिकली गाइस इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इजी लैंग्वेज में हमारा वेपर प्रेशर कितने से कम हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेपर प्रेशर को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां पे इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यार देखो, नंबर 2 सोल्यूट के लिए होता है और नंबर 1 सॉल्वेंट के लिए। तो आई थिंक हमें काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हमें किसी ने कहा है कि फाइंड आउट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन यहां पे जरूरत नहीं है, हमें चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। हाँ, वो अलग बात है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो आपस में डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हमने अभी ऊपर लिखा था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपस में रिलेटेड है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस यहां पे हमें इजी इक्वेशन क्या मिला है? लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड राइट हैंड साइड में वी हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। चलो इसको मैं लिख देता हूं, उसके बाद हम कंक्लूड कर सकते हैं। सो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें वैल्यू मिली है यानी कि P01 माइनस P1 अपॉन P01, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हमारा जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा इट विल बिकम इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यार देखो, ये बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट है और इसको अभी कंसेप्चुअली समझने का ट्राई करते हैं। तो बेसिकली हमें जो इक्वेशन मिला है, द इक्वेशन इज दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इसका मतलब अगर हम सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ा दें, इसका मतलब अगर हम सोल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बढ़ा दें, तो उस केस में हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। गाइस इसका मतलब क्या होगा कंसेप्चुअली? कि हमारे सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। चलो वापस से रिपीट करता हूं, यहां पे राइट साइड जो है इक्वेशन में इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। गाइस ये कौन सा सोल्यूट है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर दोगे तो उसका मतलब ये है कि आप सोल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज कर रहे हो। और गाइस लॉजिक हमें ये बताता है कि जितने ज्यादा सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना हमारे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। एंड इसीलिए गाइस यहाँ पे जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज मोर। सो इन कंक्लूजन गाइस हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ रॉल्स लॉ। आपको बस एक ही कंसेप्ट याद रखना है इस पूरे स्लाइड में, दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
is equal to mole fraction of solute. चलो, now let's move ahead to the next slide in which we'll observe one question on this concept. Yes guys, now let's have a look at a question on the concept of relative lowering of vapor pressure. Guys, ये जो question मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ, this question was asked in JEE Mains, और आप इसको solve करने के बाद खुद decide करना कि क्या JEE Mains पास करना उतना difficult है जितना लोग उसको बताते हैं. गाइस, मेरे हिसाब से अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो जेई मेंस क्या, आप जेई एडवांस भी आराम से पास कर सकते हो. सो लेट्स ऑब्जर्व द क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें ऐसा दिया है दैट वी हैव 1.2 ग्राम्स ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और इसको हम ऐड करेंगे इन 100 ग्राम्स ऑफ एसीटोन. तो बेसिकली गाइस, इस क्वेश्चन में एसीटोन इज आवर सॉल्वेंट एंड हमारे पास एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसकी क्वांटिटी है 1.2 ग्राम्स. अब गाइस, इस क्वेश्चन में उन्होंने ये भी दिया है कि इफ एसीटोन वाज अलोन, यानी कि अगर हमारा सॉल्वेंट अकेला होता तो उसका वेपर प्रेशर इज 185 टॉर. गाइस, यहां पे आप देख सकते हो कि मैंने P01 लिखा है. हमें पता है दैट फॉर सॉल्वेंट वी यूज द नंबर 1 एंड फॉर सोल्यूट वी यूज द नंबर 2. तो यहां पे जो हमारा सॉल्वेंट है यानी कि एसीटोन, अगर वो अकेला होता, यानी कि अगर उसके अंदर कोई भी सोल्यूट नहीं है, तो एट 20 डिग्री सेल्सियस उसका वेपर प्रेशर इज 185 टॉर. अब गाइस, हमें कंसेप्ट तो पता ही है, जैसे ही हम उसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देंगे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. इसकी भी वैल्यू उन्होंने दे रखी है. यू कैन ऑब्जर्व हियर दैट द वैल्यू बिकम्स 183 टॉर. गाइस देखो यार, हमारा कंसेप्ट तो गजब क्लियर है. हमें पता है कि ओरिजिनल वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा और जैसे ही हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देंगे हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. इसीलिए गाइस, यहां पे ओरिजिनल वेपर प्रेशर वाज 185 टॉर एंड सॉल्यूट के ऐड करने के बाद द वेपर प्रेशर बिकम्स 183 टॉर. अब गाइस, क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये पूछा है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस अननोन सॉल्यूट. तो बेसिकली गाइस, वो हमें M2 की वैल्यू पूछ रहे हैं. देखो, मैंने यहां लिखा है M2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. M2 यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. गाइस, ये सच में बहुत आसान क्वेश्चन है और मैं स्टार्ट करूंगा बाय राइटिंग द फॉर्मूला व्हिच वी लर्नड इन द लास्ट स्लाइड. तो मैं यहां लिख दूंगा दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 is actually equal to mole fraction of solute. गाइस, है ना ये बहुत ही आसान फॉर्मूला. इस फॉर्मूला में जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो आप यहां देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और जो राइट हैंड साइड है इसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. नंबर 2 मतलब सोल्यूट होता है, तो X2 becomes मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. गाइस, एक और वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज द मोलर मास ऑफ एसीटोन. वैसे ये हम खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और यहां पे वैल्यू दे रखी है एज 58 ग्राम्स. नाउ वी नीड टू यूज ऑल ऑफ दीज वैल्यूज एंड ट्राई टू फाइंड द मोलर मास ऑफ द अननोन सॉल्यूट. तो बेसिकली गाइस, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा बाय फाइंडिंग आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि X2 की वैल्यू. तो इसके लिए गाइस हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको मैं लिख के दे देता हूं. दैट X2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि N2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो मैं यहां नीचे लिख दूंगा N1 प्लस N2. गाइस देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स विल बी N1 प्लस N2. अब गाइस, कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए यहां पे जो डिनोमिनेटर में N2 है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं. ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. गाइस, क्या होता है, हमारा जो सोल्यूट है वो काफी कम क्वांटिटी में है. हमारा सोल्यूट का क्वांटिटी है 1.2 ग्राम्स और जो हमारा सॉल्वेंट है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, इट इज 100 ग्राम्स. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे वो काफी ज्यादा कम होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट.
तो गैस कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए ये बहुत सारे लोग करते हैं। वो क्या करेंगे, यहां पे जो डिनोमिनेटर में n2 है उसको इग्नोर कर देंगे। तो बेसिकली ये n2 को मैं सर्कल कर देता हूं और यहां पे क्रॉस लगा देता हूं। मतलब आप इस n2 को इग्नोर कर सकते हो टू मेक योर कैलकुलेशंस इजी। गाइस एग्जाम में फास्ट आंसर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है और ऐसे टेक्निक्स यूज करके आप बहुत फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो यहां पे आई विल राइट दैट x2 विल बिकम इक्वल टू n2 अपॉन n1। देखो यार, रियलिटी में x2 का जो फॉर्मूला है वो ये है, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए डिनोमिनेटर में जो n2 है उसको आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज n2 की वैल्यू इज क्वाइट स्मॉल एज कंपेयर टू n1। तो यहां पे जो x2 की वैल्यू है n2 अपॉन n1 उसको हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड आवर इक्वेशन विल बिकम p01 minus p1 divided by p01 will be equal to n2 upon n1। बस हम इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो गाइस आफ्टर वी सब्स्टिट्यूट हमारे को बस अभी ये देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है दैट नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि W अपॉन कैपिटल N। तो उसको हम यहां पे यूज कर लेंगे एंड विल गेट द इक्वेशन एज p01 minus p1 divided by p01 is actually equal to n2 upon n1 के जगह आप लिख दो w2 divided by m2 whole divided by w1 divided by m1। गाइस देखो यहां पे हमने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज किया है, ये आपको मैं लिख के दे देता हूं that number of moles is equal to W upon capital N, यानी कि given mass upon molar mass। तो यहां पे जो N2 है उसके जगह we have written W2 upon M2 एंड यहां पे जो N1 है उसके जगह पे we have written W1 upon M1। अब बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब आप सोचो जेईई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है और इसमें बस हमें फॉर्मूला में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो क्वेश्चन में हमें पता है दैट p01 की वैल्यू इज 185 माइनस p1 की वैल्यू इज 183। देखो यार, ये क्वेश्चन में दिया था कि इफ एसीटोन वाज अलोन, यानी कि अगर एसीटोन हमारा जो सॉल्वेंट है अगर वो अकेला होता तो उसका वेपर प्रेशर वाज 185 टॉर। तो इसीलिए P01 हो जाएगा 185 एंड सोल्यूट के ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर कम हो जाता है विच इज 183। तो इसको हम डिवाइड करेंगे बाय P01 जो वापस हो जाएगा 185 एंड दिस इज इक्वल टू W2 यानी कि गिवन मास ऑफ सोल्यूट जो कि उन्होंने दिया है 1.2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय M2, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है एंड दिस विल बी होल डिवाइडेड बाय W1 अपॉन M1। तो W1 है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि है 100 ग्राम्स, क्वेश्चन में दिया है। सो विल राइट 100 डिवाइडेड बाय गाइस मोलर मास ऑफ एसीटोन इज 58। ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब बस हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमारे M2 का आंसर आ जाएगा। गाइस मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने डिनोमिनेटर में जो n1 प्लस n2 था उसको बस हमने n1 लिख दिया था, वहां पे हमने n2 को इग्नोर किया है टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजी। अब बस इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा दैट m2 इज इक्वल टू 64 ग्राम्स। और गाइस जो क्वेश्चन में उन्होंने ऑप्शंस दिए थे 64 के आसपास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो इसका बहुत आसानी से मार्क करके फ्री में आपको मार्क्स मिल जाते हैं। सो गाइस लेट मी समराइज दिस क्वेश्चन एंड उसके बाद आप डिसाइड करना कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था कि इजी था। तो बेसिकली गाइस वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। उसके बाद जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है इट इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। गाइस उसमें जो डिनोमिनेटर में n2 है उसको हमने इग्नोर कर दिया एंड फाइनली हमने फॉर्मूला यूज किया दैट नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास।
बस ये 3 स्टेप करके आपका फाइनल आंसर आ जाता है। सो इन कंक्लूजन गाइस, इस पूरे वीडियो में हमने ये सीखा है कि जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बढ़ जाएंगे, यानी कि जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बढ़ जाएगा, आपका जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर और ज्यादा कम हो जाता है। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। सो गाइस, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। Now in the next video we are going to cover the concept of ideal and non-ideal solutions. तब तक के लिए take care, stay happy, stay positive and I will see you in the next lecture.